सीएम बनते ही केंद्र से आर पार के मूड में हेमंत सोरेन, इस मामले में कोर्ट पहुंचने की तैयारी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा के मिला क्या अभियान के जवाब में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने कब मिलेगा एक 36 लाख करोड़ का मुद्दा प्रमुखता से उछाला था। इस मुद्दे के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनता की नब्ज पकड़ ली। हेमंत सोरेन अपनी सभी चुनावी सभाओं में इसका जिक्र कर कहते रहे कि अगर 1.36 लाख करोड़ रुपए की राशि मिल जाती तो वे राज्य के विकास की योजनाओं को और तेजी से बढ़ाते। हेमंत सोरेन ने चुनावी जनसभाओं में ये भी कहा कि कल्याणकारी योजनाओं को अधिकाधिक गति देने के लिए राशि की कमी आ रही है। 1.36 लाख करोड़ बकाया के मुद्दे को वो लोगों तक पहुंचाने में सफल रहे। इसका परिणाम हुआ कि 2/3 से अधिक बहुमत हासिल कर हेमंत सोरेन ने शानदार तरीके से वापसी की। कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी में झारखंड सरकार। आपको बता दें कि राजनीतिक मोर्चे पर बड़ी जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब इस मुद्दे को आगे बढ़ाकर भाजपा और केंद्र सरकार को कानूनी मोर्चे पर भी घेरने की तैयारी में है। केंद्र पर कोयला रॉयल्टी बकाया मद के झारखंड के 1.36 हजार करोड़ रुपए बकाया के भुगतान के लिए वह कानूनी लड़ाई आरंभ करेंगे। राज्य की सत्ता संभालते ही हेमंत सोरेन ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही इस एजेंडे को रखा है। इसमें निर्णय लिया गया कि सरकार इस भुगतान के कानूनी उपाय तलाशेगी। इसके लिए जानकार अधिवक्ताओं का पूरा पैनल गठित होगा। हेमंत सोरेन ने इस मुद्दे को उठाकर चुनाव में मतदाताओं को संदेश दिया था कि अगर यह राशि मिल जाती तो राज्य में कल्याणकारी योजनाओं को वह बेहतर तरीके से आगे बढ़ाते। सरकार गठन के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में केंद्रीय उपक्रमों पर बकाया 1.36 लाख करोड़ की वसूली के लिए विधिक कार्रवाई आरंभ किए जाने का निर्णय इसकी एक कड़ी है। झारखंड में किस आधार पर होगा मंत्रिमंडल विस्तार, अंदर की बात आई सामने, सियासत तेज। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। शपथ ग्रहण करने के बाद ही उन्होंने इसके संकेत दिए थे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर संबंधित दलों के आपसी मंथन के बाद गठबंधन की बैठक में इस पर अंतिम मोहर लगेगी। मुख्यमंत्री सबकी सहमति से इस पर निर्णय लेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो कोटे से मंत्रियों के नाम का निर्धारण करने के लिए शीर्ष नेतृत्व को अधिकृत किया गया है। पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री रहे विधायकों को नए मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की पूरी संभावना है। जो विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए उनके स्थान पर नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। इसमें क्षेत्रीय व जातीय संतुलन का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस बार हो सकता है 5 विधायकों पर 1 मंत्री का फॉर्मूला। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे बड़ी परेशानी कांग्रेस के समक्ष है। पार्टी के टिकट पर कुल 16 विधायक जीत कर आए हैं। ज्यादातर विधायकों की इच्छा मंत्री बनने की है, लेकिन पद सीमित हैं। पिछली सरकार में कांग्रेस के हिस्से में 4 मंत्री पद आए थे, लेकिन इस बार पुराना फॉर्मूला बदलने के आसार नजर आ रहे हैं। पिछली सरकार में सत्ता पक्ष के विधायकों की संख्या कम थी। इस बार कुल विधायकों की संख्या 56 है। ऐसे में सरकार बनाने के लिए 5 विधायकों पर 1 मंत्री पद का फॉर्मूला उछाला गया है। अगर इस पर बात आगे बढ़ी तो कांग्रेस के कोटे में सिर्फ 3 मंत्री पद आएंगे। ऐसे में झामुमो के मंत्रियों की संख्या भी बढ़ सकती है। आरजेडी में ज्यादा खींचतान नहीं। राजद के कोटे में मंत्री का 1 पद तय है। पार्टी के 4 विधायक चुनकर आए हैं। राजद में ज्यादा खींचतान नहीं है। देवघर के विधायक सुरेश पासवान राजद विधायक दल के नेता चुने जा चुके हैं। वे रेस में आगे हैं। इसके अलावा गोड्डा के विधायक संजय प्रसाद यादव और हुसैनाबाद के विधायक संजय सिंह यादव भी रेस में बने हुए हैं। सीएम से मिलने वालों का दिन भर तांता लगा रहा। किसी ने पुस्तक तो किसी ने गुलदस्ता देकर दी बधाई। दरअसल आपको बता दें कि सीएम हाउस में शुक्रवार सुबह से ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। राज्य के विभिन्न जिलों से सैकड़ों की संख्या में आए लोगों ने हेमंत सोरेन को पुस्तक और गुलदस्ता देकर शुभकामनाएं दी। कोई खुशी में मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी लेता रहा तो कोई माला पहनाकर शुभकामना दी। इनमें पार्टी कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों और शुभचिंतकों के अलावा काफी संख्या में आम लोग भी शामिल थे। मुख्यमंत्री भी सभी लोगों से मिलकर उनके प्यार, आशीर्वाद और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। भाजपा के हारे हुए प्रत्याशी आज बताएंगे कि वे क्यों हारे, होगी समीक्षा। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में भाजपा के पराजित प्रत्याशी शनिवार को होने वाली समीक्षा बैठक में हार के कारणों के बारे में बताएंगे। ये बैठक 2 सत्रों में होगी। पहले सत्र में सुबह पराजित प्रत्याशियों के साथ समीक्षा बैठक होगी, तो दूसरे सत्र में दोपहर बाद जिला अध्यक्ष और विधानसभा प्रभारी रहेंगे। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इन बैठकों में शामिल होने के लिए शनिवार को रांची आ रहे हैं। प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी के रांची आने का कार्यक्रम पूर्व से ही निश्चित है। वे शनिवार सुबह 8 बजे तक रांची पहुंच जाएंगे। एयरपोर्ट से वे सीधे प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे, जहां दोनों सत्र की बैठकों में शामिल रहेंगे। दोनों बैठकों में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और प्रदेश पदाधिकारी शामिल रहेंगे। झारखंड में पार्टी की हार को केंद्रीय संगठन ने गंभीरता से लिया है, जहां पहले तय था कि चुनाव प्रभारी और प्रदेश प्रभारी हार के कारणों का उल्लेख करते हुए केंद्रीय संगठन को अपनी रिपोर्ट देंगे। वहीं अब राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का स्वयं रांची आकर समीक्षा बैठक में शामिल होना ये संकेत करता है कि पार्टी जमीनी सच्चाई की पड़ताल गहराई से करना चाहती है। बंगाल सरकार ने बॉर्डर पर बढ़ाई सख्ती, बंगाल ने रोका आलू, 3 दिन में 5 से 10 रुपए किलो तक बढ़ा भाव। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से तीसरे दिन शुक्रवार को भी आलू की सप्लाई ठप रही।
आलू लेकर कोई भी ट्रक झारखंड नहीं पहुंचा। इससे राज्य में आलू की कीमतों में 5 से 10 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हो गई है। अगर जल्दी ही सप्लाई शुरू नहीं हुई तो इसकी कीमतें और बढ़ेंगी। दरअसल बंगाल सरकार ने बुधवार से आलू लदे ट्रकों के झारखंड जाने पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल और झारखंड बॉर्डर पर 30 किलोमीटर क्षेत्र में आलू लदे ट्रक खड़े हैं। बंगाल पुलिस NH-19 के चौरंगी मोड़ व डीबूडी चेकपोस्ट पर झारखंड में एंट्री से पहले ही ट्रकों को रोक रही है और उसे वापस बंगाल की मंडी में भेज रही है। आमतौर पर रांची के पंडरा बाजार में बंगाल से रोजाना करीब 20 ट्रक और यूपी से 5 ट्रक आलू आता है। शुक्रवार को बंगाल से एक भी ट्रक नहीं आया। वहीं धनबाद की मंडी में आलू का 3 दिन का स्टॉक बचा है। अगर जल्दी ही आपूर्ति शुरू नहीं हुई तो आलू की भारी किल्लत हो सकती है। रांची में थोक भाव में 200 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। बंगाल सरकार द्वारा आलू की सप्लाई रोकने का रांची में भी असर दिखने लगा है। थोक बाजार पंडरा में शुक्रवार को आलू 200 रुपये प्रति क्विंटल ज़्यादा के भाव से बिका। 2500 रुपये क्विंटल बिकने वाला आलू 2700 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। थोक कारोबारी सह आलू प्याज विक्रेता संघ के अध्यक्ष मदन साहू ने बताया कि शुक्रवार को बंगाल से आलू की एक भी गाड़ी नहीं आई। आम दिनों में पंडरा मंडी में 15 से 20 बड़ी गाड़ी आलू बंगाल से आता है। 3 दिवसीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी। दलहन उत्पादन में झारखंड अव्वल, 13 को पीएम के समक्ष देगा प्रेजेंटेशन। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 13 दिसंबर से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों का सम्मेलन होगा। इसमें झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी, योजना विभाग के प्रधान सचिव मस्तराम मीणा समेत 3 अफसर भाग लेंगे। नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR पूसा में आयोजित इस सम्मेलन में झारखंड तिलहन और दलहन पर आत्मनिर्भरता को लेकर अपना प्रेजेंटेशन देगा। झारखंड अभी देश भर में दलहन उत्पादन में अव्वल है। झारखंड अभी तिलहन में पिछड़ा है। NFS में अब झारखंड के सभी जिलों को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने मुख्यमंत्रियों के साथ वार्षिक सम्मेलन से ठीक पहले विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों से मिलेंगे, ताकि निकट भविष्य की नीतिगत कार्यसूची को अंतिम रूप दिया जा सके। ये बैठक नीति आयोग द्वारा बुलाई गई है। 13 दिसंबर से शुरू होने वाले 3 दिवसीय सम्मेलन में नीति आयोग अगली गवर्निंग काउंसिल की बैठक में प्रधानमंत्री द्वारा मुख्यमंत्रियों के साथ उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों को रेखांकित करेगी। केंद्र सरकार चाहती है कि राज्यों को अधिक निवेश आकर्षित करने में मदद करने के लिए सुधार लाने चाहिए, जिससे विकास को बढ़ावा मिलेगा। नीति आयोग राज्यों के निवेश सूचकांक पर काम कर रहा है, जो दिखाएगा कि कौन सी नीतियां या उपाय निवेश आकर्षित करने में मदद कर रहे हैं और कौन से इसमें बाधा डाल रहे हैं। सरकार के निर्देश के बाद काम तेज। 3 महीने में शुरू होंगे कल्याण विभाग के 593 हॉस्टल, सेल्फ हेल्प ग्रुप करेंगे संचालन। दरअसल आपको बता दें कि 3 महीने के अंदर कल्याण विभाग के सभी 593 हॉस्टल शुरू हो जाएंगे। इन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं चलाएंगी। कई छात्रावासों के संचालन में NGO की भी मदद ली जाएगी, लेकिन यदि वहां सेल्फ हेल्प ग्रुप सक्रिय होगा तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार के निर्देश के बाद इस पर काम तेज हो गया है। अगले शैक्षणिक सत्र से इन हॉस्टलों में छात्रों के नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। टेंडर हो चुका है, निर्णय आना बाकी है। उचित व्यवस्था के अभाव इनमें से कई छात्रावास वर्षों से बंद थे। कई जर्जर हो चुके थे, जिनकी मरम्मत होनी है, चहारदीवारी बनानी है, खिड़कियां और दरवाजे लगाने हैं। सभी छात्रावासों की भौतिक जांच हो गई है, वे किस हालत में हैं, इसकी तस्वीर मंगाई गई है। सरकार बनने के बाद अब इस पर काम तेज होगा। 3 महीने के अंदर इन सभी छात्रावासों को दुरुस्त कर लिया जाना है। इन छात्रावासों के संचालन पर प्रतिवर्ष 90 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन छात्रावासों में स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र रहते हैं। रोपवे के शॉफ्ट में फंसा हाइड्रोजन, हुआ हादसा। देवघर के त्रिकुट पर्वत पर फिर लगेगा रोपवे, हाइब्रिड तकनीक का होगा इस्तेमाल। दरअसल आपको बता दें कि त्रिकुट पर्वत पर अब हाइब्रिड तकनीक से नई रोपवे लगाई जाएगी। इसमें भारतीय और विदेशी तकनीक को मिलाकर काम किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में देशी सामान लगाए जाएंगे, जबकि केबिन में विदेशी सामान लगेंगे। पर्यटन विभाग इस पर काम कर रहा है। पर्यटन विकास निगम की बैठक 4 दिसंबर को बुलाई गई है। इसमें इस मुद्दे पर फैसला होगा। सरकार ने राइट्स के सुझाव पर त्रिकुट पर्वत पर नया रोपवे बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। हादसे के बाद राइट्स ने वहां का स्थल निरीक्षण किया था, फिर अपना सुझाव झारखंड को दिया। राइट्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि त्रिकुट रोपवे 15 साल पुराना हो गया है, फिल्म में भी हल्के क्रैक आ गए हैं। आपको बता दें कि ऐसे में वहां की पूरी संरचना को हटाकर नया ढांचा बनाने की जरूरत है। पहले विदेशों में चल रहे रोपवे सिस्टम की तरह ही यहाँ भी सिस्टम लगाने की बात हुई, पर यह काफी महंगा हो रहा था, इसलिए हाइब्रिड सिस्टम पर रोपवे बनाने पर सहमति बनी है। उल्लेखनीय है कि झारखंड हाईकोर्ट ने त्रिकुट पर्वत पर हुए हादसे के लिए वहां रोपवे संचालन करने वाली कंपनी दामोदर रोपवेज को दुर्घटना के लिए जिम्मेवार माना और सरकार द्वारा उसे 5 साल के लिए ब्लैकलिस्ट करने और लगभग 9 करोड़ रुपए के जुर्माने की कार्रवाई को उचित बताया है। इसके साथ ही अब सरकार ने रोपवे निर्माण की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। क्या है मामला? त्रिकुट रोपवे हादसा 10 अप्रैल 2022 को हुआ था। इसमें 3 लोगों की मौत हुई थी। हेलीकॉप्टरों की मदद से फंसे हुए यात्रियों की जान बचाई गई थी। इस घटना के बाद रोपवे संचालन करने वाली कंपनी मिसेस दामोदर रोपवेज एंड इंफ्रा लिमिटेड पर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने का आरोप लगा।
सरकार ने जांच के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी और एक इंक्वायरी कमेटी बनाए, जिसके आधार पर कंपनी को 5 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया और उस पर जुर्माना लगाया गया। घटना के बाद से त्रिकुट पर रोपवे का संचालन बंद है। भानु प्रताप पर इरफान का एक्स पर तंज, कहा मैं बुलडोजर अन्याय और कट्टरपंथ ताकतों पर चलाने निकला हूं, मैं आपके जैसा नहीं। दरअसल आपको बता दें कि जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही पर तंज कसा है, जो चर्चा में है। इरफान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है, जिसमें भानु प्रताप शाही को लिखा है कि भानु प्रताप शाही, आप चले थे मेरे घर पर बुलडोजर चलाने, लेकिन जनता ने आपका क्या हाल कर दिया। मगर मैं आपके जैसा नहीं हूँ, मैं आपके घर पर बुलडोजर नहीं बल्कि यूपी में अन्याय और कट्टरता पर बुलडोजर चलाने निकल चुका हूँ। भानु की विचारधारा पर भी उठाए सवाल। इरफान ने भानु प्रताप शाही के भाजपा में शामिल होने के बाद उनके बयानों और विचारधारा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, भानु, मैंने आपको कई बार समझाया था कि आप सेक्युलर रहो, लेकिन भाजपा में जाने के बाद आपका पूरा रंग रूप बदल गया। आपको बता दें कि अनाप शनाप बयानबाजी और कट्टर विचारधारा से आपने झारखंड की जनता को आहत किया। आपके पास समय है, गहन विचार करना चाहिए और कट्टर विचारधारा को अपने दिल और दिमाग से निकाल देना चाहिए। गौरतलब है कि भानु ने विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव जीतकर सीता सोरेन पर की गई कथित टिप्पणी के खिलाफ इरफान के घर बुलडोजर चलाने की बात कही थी। कांग्रेस से कौन कौन बनेंगे मंत्री, नाम अब तक तय नहीं। मंत्रालय के लिए 6-4-1 का फॉर्मूला, अगले सप्ताह कैबिनेट विस्तार। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में नई सरकार के सीएम हेमंत सोरेन शपथ ले चुके हैं। उन्होंने अपनी पहली कैबिनेट में ही 9 से 12 दिसंबर तक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया है, पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पेंच अब भी फंस रही है। कैबिनेट विस्तार कब होगा, अभी इसे लेकर कोई भी नेता कुछ भी नहीं कहना चाह रहे हैं। आलम यह है कि कौन कौन मंत्री होगा, इस पर कोई भी पार्टी पत्ते नहीं खोल रही है। जेएमएम की ओर से कौन मंत्री बनेगा, इसे लेकर कुछ नाम तो लगभग फाइनल माने जा रहे हैं, पर कांग्रेस ने अब तक अपने मंत्रियों के नाम तय नहीं कर सकी है। इधर 2 सीट जीतने वाले भाकपा माले ने भी कैबिनेट से दूरी बनाए रखने की बात कही है। हालांकि अभी तक खुलकर यह नहीं कहा है कि वो कैबिनेट में रहेगी या नहीं। आज माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य पार्टी के निर्णय साझा करेंगे। अगले सप्ताह मंत्रिमंडल विस्तार की उम्मीद। आपको बता दें कि पुख्ता सूचना है कि सरकार की विधानसभा सत्र से पहले मंत्रिमंडल विस्तार और कैबिनेट की एक बैठक बुलाने की योजना है। इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री ने अपने करीबियों से इसे लेकर सूचना साझा की है। वहीं 9 से 12 दिसंबर तक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। इसे देखते हुए अगले सप्ताह मंत्रिमंडल विस्तार की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि विधानसभा सत्र में संसदीय कार्य मंत्री जरूरी है। एक्शन मोड में हेमंत सोरेन, 3 महीने में 28,368 को मिलेगा रोजगार, सीएम ने तय की डेडलाइन। दरअसल आपको बता दें कि हेमंत सोरेन सरकार शपथ के बाद ही युवाओं को रोजगार देने के मामले में एक्शन में आ गई है। कैबिनेट की पहली बैठक में ही सीएम ने नियुक्ति परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने का निर्देश दिया। इसके बाद जेपीएससी, जेएसएससी उन नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगी जो पूर्व से लंबित है। ऐसी नियुक्तियों के पूरा होने से राज्य के 50,000 युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। हालांकि इन परीक्षाओं में सबसे प्रमुख सहायक आचार्यों के 26,001 पद, जेएसएससीसीजीएल के 2025 पद, सिविल सेवा परीक्षा 342 पद, झारखंड पुलिस में आरक्षी के 4,919 पद पर बहाली महत्वपूर्ण है। अगले 3 माह में सहायक आचार्य, सीजीएल और सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी हो सकता है। इनकी परीक्षा हो चुकी है और अभ्यर्थियों को रिजल्ट प्रकाशित होने का इंतजार है। झामुमो ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि शिक्षक, उत्पाद सिपाही, लिपिक समेत अन्य नियुक्तियों को ससमय पूरा किया जाएगा। इससे 45,000 से अधिक युवकों युवतियों को सरकारी नौकरी मिलेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठक में हेमंत सोरेन ने जिन 8 एजेंडा पर स्वीकृति दी, उसमें एक सबसे प्रमुख रोजगार को लेकर है। मुख्यमंत्री ने सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए जेपीएससी, जेएसएससी तथा अन्य प्राधिकार के सामने 1 जनवरी 2025 की एक डेडलाइन तय कर दी है। इस डेडलाइन से पहले इन प्राधिकार को कैलेंडर प्रकाशित करना होगा। हेमंत सोरेन जल्द करेंगे मंत्रिमंडल विस्तार, किस पार्टी के कितने मंत्री, गठबंधन बैठक में फैसला। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के आपसी मंथन के बाद गठबंधन की बैठक में इस पर अंतिम मुहर लगेगी। मुख्यमंत्री सबकी सहमति से इस पर निर्णय लेंगे। विधानसभा में शपथ ग्रहण के दौरान किसी दिन मंत्रिमंडल का गठन किया जा सकता है। इसे विधानसभा सत्र के बाद भी किया जा सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, झामुमो, कोटे से मंत्रियों के नाम का निर्धारण करने के लिए शीर्ष नेतृत्व को अधिकृत किया गया है। पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री रहे विधायकों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नए मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है। जो मंत्री विधानसभा चुनाव नहीं जीत सके हैं, उनकी जगह नए चेहरे को शामिल किया जा सकता है। मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण और संतुलन ध्यान रखा जाएगा। जनता को योजनाओं का मिले लाभ, हेमंत सरकार पर भी ना बढ़े वित्तीय बोझ, बनेगा एक्शन प्लान। दरअसल आपको बता दें कि हेमंत सरकार को सत्ता में दोबारा लाने में जिन बड़ी योजनाओं की चर्चा है, उसमें मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना सबसे महत्वपूर्ण है।
इसी साल अगस्त माह में शुरू योजना के तहत महिला लाभुकों को 1,000 रुपये दिए जाने निर्णय लिया गया। बाद में चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार ने राशि को बढ़ाकर 2,500 करने का फैसला किया। अब सरकार सत्ता में आ चुकी है तो इस दिशा में काम भी शुरू हो गया है। मैया सम्मान योजना के तहत लाभुकों को दिसंबर माह से ही 2,500 प्रतिमाह दिया जाएगा। आपको बता दें कि 14 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने 59 लाख पंजीकृत महिला लाभुकों को 2,500 रुपये देने का निर्णय लिया था। इसके लिए महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सैद्धांतिक रूप से आगामी बजट में योजना के वित्तीय प्रावधान के लिए कई शर्तों पर फैसला किया था। इसमें सबसे प्रमुख फैसला राजस्व स्रोतों को बढ़ाने के लिए एक्शन प्लान बनाने का है। सरकार बनने के बाद की पहली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने जो 2 अहम फैसले लिए हैं वे भी उसी एक्शन प्लान की तरफ जाता है। इसका उद्देश्य यही है कि योजना पर खर्च बढ़ने से सरकार पर ज्यादा वित्तीय बोझ नहीं पड़े।